नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। दोस्तों, इस अध्याय का दूसरा वीडियो पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय और उनके कुछ सामाजिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो पार्ट में हम एमिल दुर्खाइम और मैक्स वेबर के जीवन परिचय और इनके कुछ सामाजिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमिल दुर्खाइम के जीवन परिचय से। दोस्तों, एमिल दुर्खाइम का जन्म, जैसा कि आप देख रहे हैं, 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लारेन प्रांत में था। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे और इनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1876 में पेरिस के एकोल नॉर्माल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए। 1887 में बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित हुई। 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित हुआ। 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनिल सोशियोलॉजी का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े, जो 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों, एमिल दुर्खाइम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि वे सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खाइम को रेबिनिकल विद्यालय, मतलब कि धार्मिक यहूदी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया। 1876 में जब उन्होंने इकोल नॉर्माल सुपेरियोर में प्रवेश लिया, तब अपने धार्मिक अभिविन्यास से संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्री चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उसकी नैतिक संहिताएं होती हैं, जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। एक धार्मिक परिवार से आने के कारण धर्म संबंधित धर्मनिरपेक्ष चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा की पूर्ति वे अपनी आखिरी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था, जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, ताकि वह समूह के मानदंडों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं तथा विविधताएं एक छोटे दायरे में सिमट जाती हैं। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता था, जो उन्हें नियंत्रित करते थे। अतः दूसरे प्रकार की अमूर्त चीज़ों का अस्तित्व, जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से आनुभविक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था, जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोपे जाते थे। यह जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में देखे जा सकते थे।
समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी, अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके यह बृहत उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। चलिए अब देखते हैं दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि। दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से भिन्न था। समाजशास्त्र अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा, जहाँ सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव हो सकता है। ये प्रघटनाएं उदाहरणतः सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों जैसे दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि हैं, जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव हैं, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा हैं। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्ट्रीट गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकताओं के स्तर से संबंधित होते हैं। यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। दुर्खाइम के समाजशास्त्री दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी अनुभविक विषय होना चाहिए था। यह वास्तव में एक कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं। हम सामूहिक पहचान के रूप में जैन समुदाय अथवा बंगाली अथवा मलयाली या मराठी बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिश्र राष्ट्र के समुदायों को देख नहीं सकते। कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप में नहीं देख सकते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या बादल को देख सकते हैं। यदि सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो भी, जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन, अनुभविक, इंद्रियानुभवी, सत्यापनी साक्ष्यों पर आधारित हो। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं होता, सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। नवीन अनुभविक आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर इनके द्वारा किया गया अध्ययन है। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंधित होता है, परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय में हजारों की संख्या में होती है। अतः सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं। वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं, परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा तथा धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं, जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है।
वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए न होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं अथवा सामूहिक मान्यताएं इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए अब देखते हैं समाज में श्रम विभाजन को। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उत्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहता है। चूँकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते तथा समाज के किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता था। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता सावयवी एकता है और यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। यह बृहद जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है जहां अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती हैं और इसका प्रत्येक घटक अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती है। पारस्परिक निर्भरता सावयवी एकता का सार है। यहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है तथा वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा ही नहीं देते, बल्कि उनके सावयवी संबंधों तथा बहुविकल्पी भूमिकाओं को मान्यता भी प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना या उसे ठीक करना है। ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट थी, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं। क्योंकि ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, अतः एक दूसरे से भिन्न रहते हुए उनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान होती है। यह व्यक्ति को समाज की छत्रछाया से बाहर निकाल उनके प्रकार तथा भूमिका का निर्वाह करने में तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती है। चूँकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके लिए उसकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार समाज में अवैयक्तिक नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है, क्योंकि वैयक्तिक संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं होता। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खाइम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है। एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश, जो इस प्रकार अनुभविक विधि संगत हो,
जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं, जिसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है। उनके उद्देश्य तथा सामाजिक संबंधों के धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण जो विभिन्न समाजों में विद्यमान होते हैं ने समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली। क्रियाकलाप 3। दोस्तों, दुर्खाइम तथा मार्क्स ने सामाजिक श्रम विभाजन के विषय में क्या कहा, तुलना करने की कोशिश कीजिए। दोनों सहमत हैं कि जैसे जैसे समाज का उद्विकास होता है, उत्पादन के साधन जटिल होते जाते हैं, श्रम विभाजन और विस्तृत हो जाता है और यह विभिन्न सामाजिक समूहों में पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाता है। परंतु जहां दुर्खाइम एकता पर बल देते हैं, वहीं मार्क्स संघर्ष पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कारण बता सकते हैं कि मार्क्स आधुनिक समाज के विषय में गलत क्यों हो सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या आप ऐसी किसी स्थिति अथवा उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जहां व्यक्ति विभिन्न वर्गों की पृष्ठभूमि तथा हितों में संघर्ष होने पर भी आपस में एक समूह तथा सामूहिकता में जुड़ते हैं? मार्क्स अभी भी सही हैं। इस विषय पर किसी को समझाने के लिए आप कौन से तर्क देंगे? दुर्खाइम आधुनिक समाज में व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने पर गलत क्यों हो सकते हैं? क्या आप कुछ कारण ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या यह सत्य नहीं है कि जनसंचार सुविधाओं, विशेषकर टेलीविज़न ने लोकप्रिय फैशन को, कपड़ों तथा संगीत को मानकीकृत किया है? पहले की तुलना में आज के नवयुवक जो विभिन्न सामाजिक समूहों, देशों, राज्यों अथवा धर्मों के हैं, ज़्यादातर एक ही प्रकार का संगीत सुनते हैं। क्या यह दुर्खाइम को गलत साबित करता है? इस संदर्भ में के पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? ध्यान रखिए, समाजशास्त्र गणित की तरह नहीं है जहां अधिकतर एक ही सही उत्तर होता है। समाज तथा व्यक्तियों से संबंधित किसी भी चीज़ के एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, अथवा एक संदर्भ में वह सही तथा दूसरे में गलत हो सकते हैं, अथवा आंशिक सत्य अथवा असत्य हो सकते हैं, इत्यादि। दूसरे शब्दों में, सामाजिक दुनिया बहुत जटिल है और यह समय तथा स्थानानुसार बदलती रहती है। यह सीखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कैसे कारणों के विषय में ध्यानपूर्वक सोचा जाए कि विशिष्ट उत्तर ही विशिष्ट संदर्भ में सही अथवा गलत क्यों होते हैं, इसका पता लगा सकें। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं मैक्स वेबर के जीवन परिचय के बारे में, फिर हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट, जर्मनी के एक पर्शियन परिवार में हुआ। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट तथा राजनीतिक थे जो एक राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। इनकी माता हेडेलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी। 1882 में कानून की शिक्षा के लिए हेडेलबर्ग गए। 1884 में गोटिजेन तथा बर्लिन विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। 1889 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जमा किया। 1891 में हैबिलिटेशन शोध पत्र, रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया। 1893 में मैरियान सिंटजर से विवाह किया। 1894 से 96 के दौरान प्रोफेसर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पहले फ्रेबर्ग तथा बाद में हेडेलबर्ग में नियुक्त हुए। 1897 से 1901 के दौरान तंत्रिका भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए। कार्य करने में असमर्थ होने के कारण रोम चले गए। 1901 में शिक्षण के क्षेत्र में पुनः लेखन प्रारंभ किया। 1903 में आर्काइव्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर के सह संस्थापक बने। 1904 में अमेरिका भ्रमण पर निकले। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रकाशन किया।
जो कि अमेरिका के भ्रमण पर आधारित था। 1918 में वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। 1919 में म्यूनिख विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और 1920 में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनके अधिकतर लेखन कार्यों का प्रकाशन तथा अनुवाद हुआ। ये हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ। फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ। मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, इसका प्रकाशन 1949 में हुआ। द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ तथा इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इसका प्रकाशन 1968 में हुआ, जिसके 3 खंड थे। दोस्तों, मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्री लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया है। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। चलिए अब देखते हैं मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। दोस्तों, मैक्स वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अतः ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग थे, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचालित करते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबंध होती हैं, अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होंगी। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता हो। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कर्ता के द्वारा समझे जाते थे। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर यह कल्पना करनी होती थी कि इनके अर्थ क्या हैं और क्या हो सकते थे। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से समानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति पर आधारित न हो बल्कि अनुभूति के साथ समानुभूति हो। समानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास से निकालते हैं। वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयगत अर्थों को समझने तथा उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करता है। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की, जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह, आदर्शों इत्यादि पर आधारित है। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इन विषयगत अर्थों को समझने के लिए तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर काल्पनिक रूप से जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था, हालांकि यह विषयगत मामला था। अतः समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करें। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करें, न कि परखें। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता कहा है। समाजशास्त्री इन विषयगत मूल्यों का ब्यौरा तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं में बहे करते हैं। वेबर ने यह बताया है कि यह बेहद कठिन था क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह होते हैं।
हालांकि उन्हें स्व अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। लौह संकल्प शक्ति का अभ्यास, जैसा उन्होंने कहा है, ताकि दूसरों के मूल्यों तथा विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ रहें। समानुभूत समझ के अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपी मॉडल है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण इसका निर्माण वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। आदर्श प्रारूप प्रघटना प्रारूपों को, जो विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है, उसे चढ़ा बढ़ाकर तथा दूसरों को नज़रअंदाज अथवा कमतर दिखाते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के प्रमुख प्रारूपों को जोड़ने तथा उनके विश्लेषण में सहायता करना है। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझने में कितने सहायक हैं, इस तथ्य पर उन्हें जांचा जाता है, न कि यह कि वे कितने यथार्थ अथवा विस्तारपूर्वक उसकी विवेचना करते हैं। विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था। इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया था कि यूरोप में पूंजीवाद के आगमन एवं विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया था। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूपों का प्रयोग 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। वे हैं पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत वैधानिक। जहाँ पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ था, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव दैवी स्रोतों अथवा ईश्वर की देन में ढूंढा गया तथा सत्ता जो तर्कसंगत वैधानिकता पर आधारित थी, उसका आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है, नौकरशाही उसका प्रतीक है। चलिए अब नौकरशाही को देखते हैं, जो कि तर्कसंगत वैधानिक सत्ता का एग्जाम्पल है और आधुनिक युग में आज भी चल रहा है। दोस्तों, नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती। नौकरशाही सत्ता की विशेषताएं हैं अधिकारियों के प्रकार्य, मतलब कि कार्य, पदों का सोपानिक क्रम, लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, कार्यालय का प्रबंधन और कार्यालयी आचरण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अधिकारियों का प्रकार्य। नौकरशाही के अंतर्गत कार्यालयी क्षेत्राधिकार होते हैं, जिनका संचालन नियम, कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। नौकरशाही संस्थान के नियमित क्रियाकलाप का बंटवारा नियत रूप से सरकारी कर्तव्यों के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश स्थायी रूप से दिए जाते हैं, परंतु उनकी जिम्मेदारियों को परिसीमित कर उसका जिम्मा योग्य अधिकारियों को दिया जाता है। चूँकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना होता है, अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उससे संबंधित योग्यताएं होती हैं। नौकरशाही में सरकारी पद पदधारी से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वे उनके कार्यकाल के पश्चात भी बने रहते हैं। दूसरा है सोपानिक क्रम। दोस्तों, अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं, जहां उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्टता की स्थिति में उच्च अधिकारियों से अपील की गुंजाइश रहती है।
तीसरा है लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। दोस्तों, नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। कार्यालय अथवा ब्यूरो का निर्णायक तंत्र मिलजुल कर निर्णय लेने लगा है। यह सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का भाग होता है जो अधिकारियों के निजी जीवन से अलग होता है। चौथा है कार्यालय प्रबंधन। चूंकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और पांचवा है कार्यालयीय आचरण। कार्यालयीय आचरण कार्यालयीय क्रियाकलाप कर्मचारियों से संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा करते हैं, बिना इसके कार्यालय में उसका समय परिसीमित ही क्यों न हो। अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। ये उनके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करते हैं। क्योंकि ये नियम तथा विधान कानून रूप में पहचाने जाते हैं, अतः कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वेबर द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चरित्रांकन नहीं किया गया है। इसने दिखाया कि किस प्रकार एक कर्ता अपने कौशल तथा प्रशिक्षण के लिए भी पहचाना या पहचानी जाता है तथा उन्हें जिम्मेदारियों को लागू तथा पूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्ति दी जाती है। कानूनी परिसीमितता ने उनके कार्यों में तथा सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों को सीमित कर कर्मचारियों को अपने सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया, क्योंकि वह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा किया जा सकता था। क्रियाकलाप 4। आप किस हद तक सोचते हैं कि कहाँ तक निम्नलिखित समूहों तथा गतिविधियों में मैक्स वेबर के अर्थों में नौकरशाही सत्ता का प्रयोग हुआ है? आपकी कक्षा, आपका विद्यालय, फुटबॉल टीम, एक गांव की पंचायत समिति, लोकप्रिय अभिनेता के प्रशंसकों का संघ, ट्रेन अथवा बस में रोजाना सफ़र करने वाले लोगों का समूह, सामूहिक परिवार, ग्रामीण समुदाय, जहाज का क्रू, अपराधियों का गिरोह, धार्मिक अनुयायी, सिनेमा घर में सिनेमा देखते हुए लोग। आपकी चर्चा के आधार पर किस समूह को आप नौकरशाही के रूप में पहचानेंगे? आप पक्ष तथा विपक्ष दोनों तथ्यों पर चर्चा कीजिए तथा जो आपसे असहमत हो उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।